हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यास। द मौर्यास established the first ever empire in the history of India. It was called an empire because it was much larger than a kingdom and was spread over a vast area. The Mauryas controlled more land than any previous ruler or dynasty. मौर्यास जो थे वो फर्स्ट डायनेस्टी थी इंडिया में अपना एम्पायर स्टैब्लिश करने वाली। मतलब इससे पहले किसी भी राजा ने इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा किया था, और इसको किंगडम नहीं एम्पायर बोला जाता था। दैट इज राज्य नहीं साम्राज्य बोला जाता था, क्योंकि वो बहुत सारे किंगडम्स को उन्होंने अपने राज्य में मिला के अपना जो एम्पायर है वो बहुत बड़ा कर लिया था। और वो फर्स्ट डायनेस्टी थी जिसने ये ऐसा कर पाई थी। इससे पहले कोई भी इतना कंट्रोल नहीं कर पाया था। सोर्सेस। द मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द मौर्यास आर टू बुक्स, इंडिका बाय मेगास्थनीज एंड अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य. The Indica tells us about the political, social, and economic conditions of life during this period. The Arthashastra deals with how to govern an empire. It describes the administration of the Mauryas. अब इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स हमारे लिए दो बुक्स हैं। एक इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, और दूसरी अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी थी। इंडिका जो है वो बताती है कि उस टाइम का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, उस टाइम सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी। और जो अर्थशास्त्र है वो ये बताता है कि किसी एक एम्पायर को गवर्न कैसे किया जाता है, कैसे राज चलाया जाता है, और उस टाइम पर मौर्यास ने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला हुआ था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है। The rock and pillar edicts of Emperor Ashoka are an equally valuable source. These edicts were inscribed on rocks and stone pillars. We know much about this great king mainly through the large number of inscriptions that he has left behind. Coins are another important source. उन बुक्स के अलावा जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है वो मिलती है एडिक्ट से। वो एडिक्ट्स जो हैं वो रॉक एडिक्ट्स भी हैं और पिलर एडिक्ट्स भी हैं। दैट इज़ रॉक और पिलर्स पे इंस्क्राइब करके जो वो लॉस, कमांड्स और प्रोक्लेमेशन जो सब लिखे गए थे वो सब जो हैं वो रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स से सम्राट अशोक के, एम्परर अशोक के, उनसे हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उसके अलावा जो उस टाइम के कॉइन्स हैं, जो सम्राट अशोक के टाइम के कॉइन्स हैं, वो भी हमको काफ़ी कुछ बताते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्परर्स। चंद्रगुप्त मौर्य 321 to 297 BCE. The first ruler of the dynasty was Chandragupta Maurya. He overthrew the last Nanda ruler in 321 BCE. He was supported by his minister चाणक्य, who was also known as कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अब जो पहले शासक थे मौर्यन एम्पायर के वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने राज किया था 321 से लेकर 297 BCE तक। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने राजा, जो लास्ट राजा थे नंदा एम्पायर के, उनको हराकर और अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया था 321 BCE में। और उनको हेल्प किया था उनके मिनिस्टर चाणक्य ने। चाणक्य जो हैं उनके दूसरे और दो नाम हैं, उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट conquered Magad. Next he defeated Seleucus Nicator, a general of Greek king Alexander. Thereafter he tried to strengthen his control over other parts of North India. चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मगध को जीता। उन्होंने उसके बाद सेलेकस निकेटर जो थे वो अलेक्जेंडर के जनरल थे। ग्रीक किंग था अलेक्जेंडर, उसके जनरल थे सेलेकस निकेटर, उनको हराया। और उसके बाद उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया पर अपना कंट्रोल जमाया। बिंदुसरा 297 to 273 BCE. Chandragupta was succeeded by his son Bindusara. He defeated the rulers of 16 kingdoms and added their lands to his empire.
Under him, the Mauryan Empire spread across the whole of the Indian subcontinent except for Kalinga, present-day Odisha, and a few kingdoms in the south. The Mauryas were friendly with the kingdoms of the south. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन संभाला उनके बेटे बिंदुसरा ने। उन्होंने राज किया 297 बीसीई से लेकर 273 बीसीई तक। उन्होंने 16 राजाओं को हराया और उनके जो किंगडम्स है, उनकी जो लैंड थी, उनको अपने एम्पायर में शामिल किया। तो इस तरह से उनका एम्पायर जो है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैल गया। और सिर्फ कलिंगा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर उनका एम्पायर नहीं था, दैट इज़ वो कलिंग को अभी तक नहीं जीत पाए थे। कलिंग को आज हम ओडिशा के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा साउथ के कुछ किंगडम्स थे जहाँ उनका शासन नहीं था, वहाँ साउथ में जो राज्य थे उनके साथ मौर्यास के फ्रेंडली रिलेशनशिप्स थे। एम्परर अशोका 273 to 232 BCE. Ashoka was the most famous Mauryan king and one of the greatest rulers ever. The British historian H.G. Wells had this to say about Ashoka. Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, the name of Ashoka shines and shines almost alone like a star. अशोका जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस मौर्यन किंग थे और वो बहुत ही अच्छे रूलर भी थे। और जो ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं H.G. वेल्स, उन्होंने अशोका के बारे में लिखा था कि सैकड़ों राजा हुए इंडिया में और उस पूरी भीड़ में सम्राट अशोक जो वो हैं वो एक सितारे की तरह चमकते हैं। सम्राट अशोक का नाम एक सितारे की तरह चमकता है। अशोका गवर्न हिज किंगडम वेल। हिज न्यूमरस रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स spread over a large part of India gave us a lot of information about the great ruler. अशोका जो है उन्होंने अपने किंगडम को बहुत अच्छे से संभाला था। उनके जो बहुत सारे रॉक और पिलर एडिक्ट्स हैं उनसे हमको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो किस तरह के रूलर थे और उन्होंने किस तरह से शासन किया था। कलिंगा वॉर 261 BCE. When Ashoka became the king, Kalinga was the only kingdom which was not under Mauryan control. Kalinga was important as it controlled the land and sea routes of South India and Southeast Asia. Ashoka attacked Kalinga and conquered it after a fierce battle. तो कलिंग ही सिर्फ एक ऐसा राज्य बचा था जिस पे मौर्यन एम्पायर का शासन नहीं था, जिस पे मौर्यास का शासन नहीं था। तो अशोका ने डिसाइड किया कि वो कलिंग को जीतेंगे। इसके लिए उन्होंने युद्ध की तैयारी की और एक बहुत बड़े युद्ध के बाद उन्होंने कलिंग को जीत भी लिया। अब कलिंग को जीतना इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि वो बहुत सारे लैंड और सी रूट्स को कंट्रोल करता था जो साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ते थे। The war with Kalinga was a turning point in the life of Ashoka. The death, destruction and suffering that he saw in the war made him very sad. He realized the futility of fighting a war and vowed not to fight any more wars. He devoted the rest of his life to serve his people. और जो कलिंग वॉर था वो अशोका की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि वॉर के बाद जब उन्होंने देखा इतना डेथ हुआ, इतने लोगों की डेथ हुई, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, इतने जान माल की हानि हुई, तो वो सब देख के, इतने लोगों ने उसमें सफ़र किया, तो वो सब देख के जैसे उनको बहुत बुरा लगा। उनको ऐसा लगा कि वॉर करने से क्या होता है, मतलब वॉर करना तो बिल्कुल फालतू है, इसमें नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा तो किसी का कुछ होता नहीं है। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया, ये कसम खाई कि आज के बाद वो कभी कोई और वॉर नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ अपने प्रजा की भलाई के काम करने में ही गुजारी। अशोका's धम्म. Dhamma is the Prakrit word for the Sanskrit term dharma, which means religious duty. Ashoka gave up the policy of conquest through war, Digvijay, and began to follow a policy of conquest through dharma, Dhamma Vijay. Spreading Dhamma became Ashoka's goal in life. अब धम्म का मतलब क्या होता है, जिसको संस्कृत में धर्म बोला जाता है, जो संस्कृत टर्म है धर्म, उसी के लिए प्राकृत भाषा में एक शब्द है धम्म, तो उसको अशोकास धम्म के नाम से जाना जाता है। और उसका मतलब होता है अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ फुलफ़िल करना।
तो अशोका ने वॉर की पॉलिसी को छोड़ दिया था। दिग्विजय मतलब वॉर करके जीतना जिसको बोलते हैं, उसको उन्होंने रिप्लेस किया था धम्म विजय, मतलब धर्म के रास्ते लोगों का दिल जीतना, लोगों पे विजय पाना। तो उन्होंने धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया था और उनकी लाइफ का बस एक ही गोल था कि धर्म को स्थापित करना। Principles of Dhamma. The edicts of Ashoka describe the meaning of Dhamma. It did not involve worship of a god or performance of sacrifices. Rather, it was a code of conduct and morals to be followed. It was inspired by the teachings of the Buddha. Through Dhamma, Ashoka wanted to instill the spirit of tolerance, coexistence, non-violence, and respect for elders in the people. He asked his people to speak the truth, respect other religions, obey their elders, follow the path of ahimsa, practice charity towards the poor, to be kind to all, including servants and slaves, live together peacefully. अब जो अशोका के एडिक्ट्स हैं, जो हमने पढ़ा कि रॉक एडिक्ट्स हैं और पिलर एडिक्ट्स हैं, वो हमको धम्म के बारे में भी बताते हैं। और जो अशोका धम्म है उसका मतलब ये नहीं था कि भगवान की पूजा करो, वो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस फॉलो करो। उन्होंने वो उस चीज़ को कभी भी प्रमोट नहीं किया। उनका जो धम्म का मतलब था वो ये था कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। दैट इज़ आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपको मॉरल्स को फॉलो करना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ को बना के रखना चाहिए। ये जो इंस्पायर था ये सबसे ज़्यादा बुद्धा की टीचिंग से इंस्पायर था। जब हमने हमारा चैप्टर पढ़ा था ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज़, उसमें हमने बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में पढ़ा था। तो बुद्धा की टीचिंग्स में भी यही था कि वो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, बल्कि उनका ये मानना था कि हमको अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और इसी तरह से अशोका भी अपने धम्म के थ्रू टॉलरेंस, को एग्जिस्टेंस, नॉन वायलेंस और दूसरे लोगों के प्रति रिस्पेक्ट को फैलाना चाहते थे। मतलब टॉलरेंस मतलब आपको हर धर्म का आदर करना चाहिए, दूसरे लोगों की फीलिंग्स का आदर करना चाहिए। को एग्जिस्टेंस मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। नॉन वायलेंस मतलब हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने से, वॉर करने से कुछ नहीं होता है, बात करके चीज़ें सॉल्व हो सकती है। तो इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स पर अशोका जो हैं वो फॉलो करते थे और वो लोगों तक भी ये प्रिंसिपल्स पहुंचाना चाहते थे और वो चाहते थे कि लोग भी इनको फॉलो करें। अब उन्होंने लोगों को क्या क्या करने को बोला। टू स्पीक द ट्रूथ, हम उनको हमेशा सच बोलना सिखाया। रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ओबे देयर एल्डर्स, बड़ों की बात माननी चाहिए। फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा, हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। जो पुअर लोग होते हैं उनके टूवर्ड्स चैरिटी करनी चाहिए, दैट इज़ पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और जो हमसे नीचे हैं, मतलब जो हमारे सर्वेंट्स हों या हमारे स्लेव्स हैं, जो हमसे छोटे हैं, उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके प्रति हमको काइंड रहना चाहिए और सबको मिलजुल कर एक साथ पीसफुली रहना चाहिए। वेलफेयर मेजर्स, Ashoka was deeply concerned about the welfare of the people of his empire. In one of his edicts, he says, "All men are my children, and just as I desire for my children that they should obtain welfare and happiness both in this world and the next, the same do I desire for all the men." अशोका जो है वो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते रहते थे। जो उनकी प्रजा थी वो हमेशा उनके लिए अच्छा करना चाहते थे और वो अपने एडिक्ट्स में बोलते भी थे कि जितने भी लोग हैं वो सब मेरे लिए, मेरी प्रजा जो है वो सब मेरे लिए मेरे बच्चों के समान हैं। जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हमेशा अच्छा हो, उन्हें हमेशा खुशियाँ मिले, उसी तरह मैं अपनी प्रजा के लिए भी चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा हो, सबकी इच्छाएं पूरी हों और सब खुश रहें। Ashoka built good roads and planted trees on both sides of the road. Along the roads, he constructed rest houses where travelers could rest. A large number of wells were dug. Ashoka also built many hospitals both for people and animals. He regularly went on tours and tried to solve the problems of his subjects. He did his best to ensure that the people of his empire were happy.
तो अशोका जो हैं उन्होंने रोड्स बनवाए, उन्होंने ट्रीज प्लांट करवाए रोड्स के दोनों साइड, ताकि जो लोग हैं उनको छाया मिल सके, फल मिल सकें। और उन्होंने कई सारे घरों का निर्माण करवाया, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। और वो कॉन्स्टेंटली टूर्स पे जाया करते थे, अपनी प्रजा से टाइम टाइम पर मिला करते थे, उनकी परेशानियां सुनते थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। वो हर तरह से कोशिश करते थे कि उनकी प्रजा हमेशा खुश रहे। Spread of Dhamma. Ashoka wanted people to understand Dhamma, follow it in their daily lives and benefit from it. He took many steps to spread Dhamma. अब अशोका जो हैं वो ये चाहते थे कि उनके लोग धम्म को समझें और अपनी लाइफ में उसको फॉलो करके उससे बेनिफिट पाएं। और उन्होंने बहुत कोशिश की ताकि वो धम्म को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर पाएँ, फैला पाएँ, लोगों तक पहुंचा पाएँ। Ashoka led by personal example. He followed the principle of Dhamma in his daily life. तो अशोका ने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने जो पूरा धम्म में जितनी भी बातें थी उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, ताकि लोग जो हैं उनको देखकर सीखेंगे। जब उनके लोग ये देखेंगे कि हमारे राजा ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगेंगे। Ashoka issued edicts which contained the principles of Dhamma. His 14 rock edicts and 7 pillar edicts, besides many minor edicts, describe the reforms he carried out and the moral principles he encouraged. Most of these edicts were in the Brahmi script. The language was Prakrit, the language of the masses. Ashoka put up these edicts in different parts of his empire, generally in public places, in markets and temples where a large number of people gathered. These edicts have been found in India, Pakistan, Afghanistan and Nepal. अब अशोका जो है उन्होंने बहुत सारे एडिक्ट्स इशू किए, उसमें 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, 7 पिलर एडिक्ट्स हैं और उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे एडिक्ट्स हैं। इन सारे एडिक्ट्स में सारे रिफॉर्म्स जिस तरह से कैरी आउट किए गए वो सब मेंशन है। मोरल प्रिंसिपल्स जिनको बढ़ावा देना चाहिए, अहिंसा का फॉलो करना, ट्रूथ बोलना, सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें लोगों को एनकरेज किया गया कि वो ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। और ये सारे एडिक्ट्स जो थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए, मतलब जो रिटर्न लेटर्स थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिए गए थे और जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी, क्योंकि सारे लोगों को वो प्राकृत लैंग्वेज जो है वो समझ में आती थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ पाएँ और उससे बेनिफिट ले पाएँ, इसीलिए उसको प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। और जो सम्राट अशोक थे उन्होंने ये सारे एडिक्ट्स जो हैं वो अपने एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में लगवाए थे और ज़्यादा उन्होंने मार्केट प्लेसेस, टेम्पल्स और ऐसी चीज़ों पर ऐसी जगहों पर लगवाए थे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ पाएँ। तो ये एडिक्ट्स जो हैं ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में देखे जा सकते हैं। Ashoka appointed officials called Dharma Mahamatras to spread Dhamma. These officers went from place to place and spread the message of Dhamma among the people. Some of them even went outside the country to Sri Lanka, Southeast Asia, Central Asia and Egypt. अशोका ने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था ताकि वो उस धर्म को स्प्रेड कर पाए। उन ऑफिशियल्स को बोला जाता था धर्म महामात्रास। जैसे मिशनरीज काम करते हैं वैसे ही ये काम करते थे, ये धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते थे, उनको सिखाते थे, उनको समझाते थे, ताकि वो भी उसको फॉलो कर पाए और उसका बेनिफिट ले पाए। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इन्होंने आउटसाइड कंट्री जाके भी धर्म को फैलाया। इन्होंने श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और इजिप्ट तक धर्म को फैलाया। तो दिस वॉज द first part of the chapter, the first empires, the Mauryas. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also, don't forget to check the description box below for the links of other chapters also. Thank you everyone.